नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र में हैं। दिल्ली से सटा ये इलाका उत्तर प्रदेश की वीआईपी संसदीय सीटों में से एक है। हम आपको बता दें कि ये जो शहर है ये सपनों का भी शहर है, क्योंकि ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के जो तमाम युवा हैं इसी शहर में आते हैं ताकि आईटी क्षेत्र में उनको रोज़गार मिल सके, दिल्ली में रोज़गार मिल सके और नोएडा में रहकर वो दिल्ली में आवागमन करके अपना जो गुजर बसर है वो चला सके। इस वक्त हम यमुना एक्सप्रेसवे पर हैं। आप देख सकते हैं कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है, चाहे वो नोएडा एक्सप्रेसवे हो चाहे डीएनडी हो, इन सड़कों ने इस नोएडा के विकास को एक नई रफ्तार दी है। और वो रफ्तार जो है उस तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है कि जेवर में एयरपोर्ट भी आ रहा है और तमाम विकास परियोजनाएं पिछले 10 सालों में इस क्षेत्र को मिली हैं। हम आपको बता दें कि इस संसदीय क्षेत्र से बीजेपी लगातार 2 बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर रही है। डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ से सांसद हैं, वो पूर्व में विधायक भी रहे हैं और इस बार बीजेपी ने डॉक्टर महेश शर्मा पर तीसरी बार भरोसा जताया है। डॉक्टर महेश शर्मा को विश्वास है कि वो हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन चुनौती आसान नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ गठबंधन हुआ है। डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर उनके उम्मीदवार हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर भी पेशे से चिकित्सक हैं और वो भी थोड़े समय पहले तक कांग्रेस में ही थे। और अगर हम बात करें बसपा की, तो बसपा ने भी यहाँ के जातिगत समीकरणों को देखते हुए राजेंद्र सिंह सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजेंद्र सिंह सोलंकी भी पूर्व में विधायक रहे हैं, उनका अपना भी अच्छा खासा इस क्षेत्र में खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में नाम है। वो नोएडा के संस्थापक सदस्यों में भी शुमार रहे हैं, तो उनका भी अपने इलाके में दबदबा है, खासतौर पर ग्रामीण इलाके में। तो डॉक्टर महेश शर्मा के लिए जीत इस बार उतनी आसान नहीं होगी क्योंकि कुछ नाराज़गी भी लगातार, क्योंकि वो 10 बार से सांसद हैं, तो कुछ नाराज़गी भी उनके साथ जुड़ी हुई है। कुछ ऐसे वाकये भी इस नोएडा संसदीय क्षेत्र में हुए थे जिससे डॉक्टर महेश शर्मा की छवि पर प्रभाव पड़ा। तो देखना होगा कि जब 26 अप्रैल को यानी कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत जब यहाँ पर मतदान होगा तो क्या डॉक्टर महेश शर्मा के प्रति जो नाराज़गी हमको देखने को मिली वो बीजेपी को भारी पड़ती है या मोदी मैजिक यहाँ पर चलता है। ख़ास बात यह है कि जो ये संसदीय क्षेत्र है इसमें शहरी क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। हम आपको बता दें कि नोएडा की बात हो चाहे ग्रेटर नोएडा की बात हो, बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर है और उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा राजस्व अर्जित करता है, सबसे ज़्यादा जहाँ इन्वेस्टमेंट आती है उसमें ये क्षेत्र शुमार है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्रामीण जो आबादी है, ग्रामीण क्षेत्र वो भी काफ़ी बड़ा है। किसानों की अपनी समस्याएं हैं, ग्रामीणों की अपनी समस्याएं हैं। काफ़ी समय पहले तक यहाँ पर हमने देखा कि किसानों का आंदोलन भी चला, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर लगातार अथॉरिटी के बाहर धरना प्रदर्शन भी दिया था। तो अभी चुनाव के समय सब कुछ शांत है, लेकिन वो शांति कहीं बीजेपी के लिए कोई एक विरोधी तूफान की तरह तो नहीं आ जाएगी सामने, ये देखने वाली बात होगी। हम आपको बता दें कि बीजेपी लक्ष्य लेकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश के जो सभी 80 संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जीत हासिल करनी है। और ये भी सच है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। तो यूपी में आप जो देख रहे हैं, हाईवे देख रहे हैं, एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, आप यहाँ से गुजरेंगे दिल्ली तक जाने के लिए आपको नोएडा को पार करना होगा। तो नोएडा एक तरह से गेटवे है दिल्ली की सत्ता के लिए। तो देखना होगा कि क्या वो गेटवे मोदी जी के लिए आसान होगा। अगर हम देखें नोएडा के मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर लगभग 26 लाख मतदाता हैं। बड़ा संसदीय क्षेत्र है। आप दिल्ली से सटे जो इलाका है नोएडा, वो आगे बुलंदशहर के बॉर्डर तक जाता है, तो बड़ा इलाका है। ऐसी अगर हम देखें मतदाताओं के लिहाज से भी 26 लाख एक बड़ी संख्या है। और जो यहाँ पर युवा वोटर हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में हैं। और ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, दोनों की अपनी अलग अलग समस्याएँ हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों के, हमने आपको बताया कि उनकी किसानों की अपनी मांगें हैं, जो ग्रामीणों की अपनी मांगें हैं, क्योंकि विकास के साथ उनकी जो ज़मीन है उस पर जब सरकार कोई प्रोजेक्ट लाती है तो उनको कहता है, उनकी शिकायत रहती है कि हमको मुआवजा नहीं मिला ठीक से, या हमारे के साथ जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तो ऐसी उनकी तमाम दिक्कतें हैं। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर लोगों का कहना है कि जो बिल्डर हैं वो मनमानी करते हैं, जो रजिस्ट्री हैं फ्लैटों की वो हो नहीं रही हैं। कुछ सेक्टरों में शिकायत है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी वहाँ अच्छी पहुँच नहीं है। तो ऐसे तमाम समस्याएं इस क्षेत्र की हैं। लेकिन ये भी एक बात है
कि अगर हम देखें भ्रष्टाचार के मामले में, तो जब से योगी सरकार बनी है तब से जो अथॉरिटियों के भ्रष्टाचार हमको सुनने को मिला करते थे, नोएडा अथॉरिटी के, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के, तो ये अब भ्रष्टाचार के मामले अब सुनने को नहीं मिलते, बल्कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात सुनने को मिलती है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो स्थिति बेहतर हुई है, बुनियादी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो स्थिति बेहतर हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बहुत हद तक सुधार हुआ है और धीरे धीरे जिस तरीके से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, निश्चित ही आने वाले समय में जब जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो यहाँ पर रोजगार के अवसर भी और ज़्यादा बेहतर होंगे और तमाम सुविधाएं भी और बेहतर होंगी। और बड़ी कंपनियां भी यहाँ पर, अगर बात करें फॉर्चून जो कंपनियां हैं जिनको माना जाता है, वो यहाँ पर आकर अपना ऑफिस बना रही हैं। एक्सप्रेसवे से सटे इलाकों में यहाँ पर फिल्म सिटी की परिकल्पना की गई है, उस पर काम चल रहा है। तो तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले समय में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तस्वीर को, तकदीर को बदल देंगे। फ़िलहाल जब बात संसदीय चुनाव की हो रही है तो आइए देखते हैं कि यहाँ से जो 3 प्रमुख प्रत्याशी हैं उनके जो कमियां क्या हैं, उनके समक्ष चुनौतियां क्या हैं, और जानेंगे कि इस नोएडा जो खासतौर पे गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र है उसके जातिगत समीकरण क्या हैं। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने इस बार चुनाव में पूरी ताकत लगाई है। कांग्रेस और आप के साथ गठबंधन में यह सीट खुद लेकर अपना प्रत्याशी उतारा है। प्रत्याशी चयन और संगठन के साथ जिले में एकजुटता के समीकरण भी खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव देख रहे हैं। इसी क्रम में सपा ने 2 बार प्रत्याशी भी बदला। यहां इनके लिए चुनौती जीत का खाता खोलने की है। इस वजह से अनुभव को तवज्जो देते हुए डॉक्टर महेंद्र नागर को प्रत्याशी बनाया गया है। अगर सपा के प्रदर्शन की बात करें तो 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन होने के कारण कैंडिडेट उन्होंने नहीं उतारा था। 2014 में सपा प्रत्याशी नरेंद्र भाटी ने 3,19,490 वोट हासिल किए थे। 2009 में जब गौतम बुद्ध नगर सीट पर पहला चुनाव हुआ था तब सपा को 1,18,584 वोट मिले थे। 2014 में बढ़ा वोट ग्राफ अच्छा संकेत था। अब उस ग्राफ की मौजूदा स्थिति क्या है, यह चुनाव परिणाम ही बताएंगे। यहाँ प्रत्याशी के साथ संगठन की भी परीक्षा होगी। बीएसपी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने अब की बार अपना खिलाड़ी प्रत्याशी सिकंदराबाद छोर से उतारा है। यहां के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रत्याशी घोषित होने से करीब 1 महीने पहले ही वह कांग्रेस से बीएसपी में आए हैं। अब बीएसपी को उनसे 2009 जैसे करिश्मे की उम्मीद है। उस समय सुरेंद्र नागर ने इस सीट पर हुए पहले चुनाव में बीएसपी का जीत से खाता खोला था। अगर बीएसपी की मजबूती की बात करें तो सभी चुनाव में शामिल होने के अनुभव के साथ उनका मजबूत कोर वोट बैंक भी है। 2009 में जीत के बाद 2014 में बीएसपी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही थी। इनके प्रत्याशी को 1,98,237 वोट मिले थे। 2019 में सपा के साथ गठबंधन में 4,93,890 वोट मिले थे। अब बीएसपी प्रत्याशी के सामने चुनौती कोर वोट बैंक के साथ आगे बढ़ने की है। कोर वोट बैंक की रखवाली बहुत हद तक संगठन के हाथ में बीएसपी में होती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के सामने उछाल के साथ हैट्रिक की चुनौती भी है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी लगातार 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुकी है। 2014 का चुनाव बीजेपी ने 2,80,212 वोटों से जीता था। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीत के अंतर का उछाल बढ़ाया। इस बार बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ने 3,36,922 वोटों से इलेक्शन जीता था। बीजेपी अब की बार हैट्रिक लगाने और जीत के उछाल को और बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी के लिए यही चुनौती भी है। बीजेपी से लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके डॉक्टर महेश शर्मा मैदान में हैं। बीजेपी का कोर वोटर शहरी मतदाता को माना जाता है। अभी चुनाव शुरू होने से पहले ही नो रजिस्ट्री नो वोट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। साथ ही अपनों की फील्डिंग भी बीजेपी के लिए अहम रहने वाली है। वहीं प्लस पॉइंट प्रत्याशी के अनुभव के साथ संगठन की मजबूती है। नोएडा के जातिगत समीकरणों की बात करें तो आपको बता दें कि वैसे तो किसी भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी जाति पर खुलकर नहीं बोल रहा है। सभी का दावा सर्व समाज का है, लेकिन अंदर खाने ध्रुवीकरण की कोशिशें चल रही हैं। प्रत्याशी चयन में भी यह देखने को मिला है। सपा ने गुर्जर प्रत्याशी उतारा है। बीएसपी के प्रत्याशी की जाति राजपूत है। बीजेपी प्रत्याशी ब्राह्मण है। जातिगत वोटों की संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन चुनाव में अलग अलग अनुमानित जातिगत आंकड़े सुनने को मिल रहे हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों शहर शामिल हैं। इस सीट पर आम चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा और यहां 26 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। नामांकन प्रक्रिया 4 अप्रैल तक जारी रहेगी। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन है। 26 अप्रैल को मतदान होगा। 4 जून को मतगणना संपन्न होगी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।